हे डॉक्टर आयशा, औरतों में भी गंजपन के बहुत मसाइल आ रहे हैं, यानी कि हेयर लॉस। इसकी वजह क्या है? औरतों में जो हेयर फॉल है एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। अब आपको मैं कुछ कॉमन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। सबसे जो औरतों में रीज़न आती है दैट इज़ ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो फिज़िकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। हमने हमेशा मेंटल स्ट्रेस के बारे में सुना है कि किसी को कोई परेशानी है लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी का कोई नियर एंड डियर वन का लॉस हो गया है, खुदा ना खास्ता एग्ज़ाम्स का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई और फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, ये सारी मेंटल स्ट्रेस है। लेकिन फ़िज़िकल स्ट्रेस क्या है? उसमें आपकी बॉडी और किसी स्ट्रेस में से फ़िज़िकली गुज़र के हटी है इन द लास्ट 3 मंथ्स। अब ये क्या हो सकता है? कोई सवेयर किस्म की इलनेस हो सकती है, जैसे डेंगू हो सकता है, मलेरिया है, टाइफाइड है। कोविड के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली हेयर फॉल के मसाइल सामने आ रहे थे। या कोई पेशेंट जो है वो खुदा न खास्ता किसी और डेंजरस डिजीज़ में मुब्तला है, तो उनमें भी हेयर फॉल होता है। अब ये वाला जो हेयर फॉल ड्यू टू स्ट्रेस है, दिस इज़ नोन एज टीलोजन इफ्लूवियम, या मैं आपको डर्मेटोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ। इस हेयर फॉल में ये होता है शुरू जब आपको स्ट्रेस ले रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में से गुजरी है, उसके 3 महीने के बाद शुरू होता है और वो अगले 2 से 3 महीने जो है वो जारी रहता है। दूसरा जो हेयर फॉल का रीज़न फीमेल्स में आता है दैट इज़ नोन एज फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। जैसे मेल्स में भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है। अब फीमेल्स में जो हार्मोनल पैटर्न में हेयर लॉस आता है वो थोड़ा सा मेल्स से डिफरेंट होता है। मेल्स में क्या होता है कि इस जगह से बाल आपके पीछे जा रहे होते हैं, यहाँ से और इस जगह से। फीमेल्स में नेचर की तरफ से ये प्रोटेक्शन दी गई है कि हमारी जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो मेंटेन रहती है, वो पीछे की तरफ नहीं जाती। हमारी जो है मांग वाइड होना शुरू हो जाती है। तो मेल्स की फ्रंटल हेयर लाइन की रिसेशन होती है, फीमेल्स में फ्रंटल हेयर लाइन मेंटेन रहेगी और आपकी मांग जो है वो दरमियान से चौड़ी होना शुरू हो जाती है। दिस इज़ नोन एज फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। अब इसके अलावा जो तीसरा कॉमनेस्ट कॉज है दैट इज़ ड्यू टू न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? फीमेल्स में हर महीने आयरन लॉस हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स। आप आयरन के सप्लीमेंट्स नहीं ले रही होती यूजुअली, मतलब बहुत ही कम है इस चीज़ का रुझान कि हम आयरन लें। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंट होता है हमारे अंदर। जिंक का हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमने ये भी लेना है। तो ये जो हमारी डाइट डेफिशिएंट होती है न्यूट्रिएंट्स में, उसमें भी आपका हेयर फॉल भी हो रहा होता है और इस वाले हेयर फॉल में आपकी स्किन और आपके नेल्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये मैंने आपको 3 कॉमनेस्ट कॉजेज़ बताए हैं हेयर फॉल के। बाकी इसमें एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ 70 to 80% जो हेयर फॉल के पेशेंट्स होते हैं वो इन्हीं में कवर हो जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज इसी तरह है कि सबसे पहले आपने कॉज रूल आउट करनी है। अगर तो टीलोजन इफ्लूवियम के पेशेंट्स हैं तो हमें पता होता है कि ये एक वक्ती हेयर फॉल है, जैसे ही बॉडी उस स्ट्रेस के असर से निकलेगी तो ये ठीक हो जाएगा। मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि ये आपका 2 से 3 महीने तक बाल गिरने हैं, आफ्टर दैट रीग्रोथ विल अकर। लेकिन उस समटाइम्स कुछ पेशेंट्स की वो वाली स्टेज लंबी चल जाती है, तो उनके लिए भी फिर हम उनको मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, कुछ टॉपिकल हेयर स्प्रेज, शैम्पूज़ और कंडीशनर्स जो हैं वो एडवाइस कर रहे होते हैं। दूसरा जो हमारे पास आ रहा होता है हार्मोनल हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, उसके अंदर फिर कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस जो हैं वो एडवाइस की जाती हैं, जिससे बाकी की सारी बॉडी के ऊपर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है पेशेंट को तो वो भी रिकवर होता है। और अलॉन्ग विद दैट हमने इन पेशेंट्स में भी मल्टीविटामिन्स एडवाइस करने होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि उनके अंदर अलॉन्ग विद द हार्मोनल इम्बैलेंस उनके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी चल रही होती है। तीसरे पेशेंट्स वो होते हैं जो प्योरली न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी वाले हैं। इनके अंदर तो हमने इन्वेस्टिगेट करा के आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी के लेवल्स क्या हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो जिंक के लेवल्स भी। उसके बाद में हम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं जिसमें हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो उनको एडवाइस करते हैं। ये मेडिकेशंस के थ्रू है। अब इसमें प्रोसीजर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सभी कॉजेज़ में, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर इज़ पीआरपी। पीआरपी के अंदर हम पेशेंट की हेयर रूट्स के अंदर प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं अलॉन्ग विद सम सॉर्ट ऑफ हेयर सीरम्स। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो हेयर रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जब जड़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपका बाल भी स्ट्रॉन्ग निकलेगा।
तो PRP का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें हम किसी दिन डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि एक डॉक्टर से रिलेटेड है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक होम रेमेडी या घरेलू टोटका बता रही हूँ जो कि पर्सनली भी यूज़ किया हुआ है मेरी फैमिली में भी, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करती हूँ, पेशेंट्स को भी, कि आपने एलोवेरा जो एक रॉ एलोवेरा है, वो नहीं जो आप मार्केट से कॉस्मेटिक बॉटल्स में ले रहे होते हैं। आपके घर में अगर एलोवेरा लगा हुआ है उसका प्लांट, तो उसका जो है गूदा निकाल के जो वाइट सा निकलता है उसको, और इक्वल अमाउंट में, फॉर एग्जांपल आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही होती हैं हेयर मसाज के लिए, तो उनको आपने मिक्स कर लेना है, या कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसमें मिक्स कर लेना है, एक पेस्ट सी बन जाएगी। आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा अगर उस पेस्ट को अपने बालों में और रूट्स में लगाएंगे तो एलोवेरा की हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी आपके बालों में एक जान आ जाएगी। 2 से 3 घंटे लगा रहने दें। आफ्टर दैट आपने शैम्पू से बाल वॉश करके और कंडीशनर भी अप्लाई करना है। और इस होम रेमेडी के यूज़ करने से पहले जस्ट आपने ये कर लेना है, टू बी ऑन सेफ साइड, ऑल्दो इट इज़ नॉट इरिटेंट, लेकिन कुछ लोग किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकते हैं, तो आपने उस पेस्ट को अपने फॉर एग्ज़ाम्पल बाजू पे लगा के चेक कर लें कुछ 5 मिनट के लिए कि आपको उससे कोई इरिटेशन या एलर्जिक एलिमेंट तो नहीं आ रहा, जो कि यूजुअली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें आपकी सेफ्टी भी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तो आपने ये इस होम रेमेडी को अप्लाई करने से पहले ये वाला काम भी कर लेना है। अब आप ये सारी चीज़ें जब करेंगे अपने बालों के साथ, तो होपफुली यू विल एंजॉय द रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय।